बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आगे का न्यूमेरिकल का रिवीजन करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कशन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जरा। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई। सवाल में कह रहे हैं हमसे टू मेटेलिक स्फीयर, मेटेलिक का मतलब कंडक्टिंग स्फीयर, ए एंड बी ऑफ सेम रेडियाई, वन सॉलिड एंड अदर हॉलो। एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, दोनों का रेडियस बराबर है और दोनों कंडक्टर है। तो ये मान लो इसकी रेडियस आर है, ये है हमारा सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और एक हमारे पास है हॉलो स्फीयर, दोनों की रेडियस बराबर। इसकी भी रेडियस आर है और ये हो गया हमारा हॉलो स्फीयर। ठीक है, हॉलो स्फीयर। दोनों को हमने सेम पोटेंशियल तक चार्ज करा है। कर विच ऑफ द टू विल होल्ड द मोर चार्ज, कर किस पर ज्यादा चार्ज होगा, दोनों को सेम पोटेंशियल। तो इसको हमने Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया, और पोटेंशियल इसका भी V है, इसका भी V है। ध्यान देना, यहाँ सॉलिड है। अच्छा, तो अगर सॉलिड होगा तो चार्ज कंडक्टर है बेटा, ये सॉलिड स्फीयर कंडक्टर का है। मेटल बोला गया है, बताओ मेटल कंडक्टर में अगर हम चार्ज देते थे तो चार्ज कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर, मटेरियल के अंदर रुकता नहीं था। चार्ज कहां पे फैलता था? सरफेस पर। तो बताओ ये जो चार्ज हमने Q1 माना है, ये पूरा चार्ज क्या इसकी सरफेस पर फैलेगा? यस। अगर सरफेस पे फैलेगा तो बताओ इसके सेंटर से लेकर के सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी। वो चाहे कंडक्टर हॉलो हो, हॉलो कंडक्टर हो, याद करो मैंने कहा था अगर हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज कहां फैलेगा? सरफेस पर ही फैलेगा। तो जरा बताइए, यहां पर भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? जीरो। राइट। तो बताइए अब हमें इसके सरफेस का पोटेंशियल लिखना है। मान लो बी कहा गया है, तो पोटेंशियल बताओ यहां का सेंटर से लेके यहां, यहां हर जगह पोटेंशियल बताओ क्या बराबर बराबर होगा? बोलिए, क्योंकि अंदर सेंटर से लेकर के सरफेस के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो हमें पोटेंशियल भले ही देखो स्फीयर की सरफेस का लिखना है, हम लिखेंगे सेंटर का। और बताओ वो V कहा गया है, तो 1/4πε0। देखो भाई यहाँ का पोटेंशियल, तो ये dq, ये dq, ये dq कितनी दूरी पे? r। तो ये बनेगा Q1/r। ये हो जाएगा हमारा सेंटर का पोटेंशियल, और यही हमारे सरफेस का पोटेंशियल होगा। बल्कि सेंटर से लेके सरफेस तक हर जगह पोटेंशियल बराबर। तो बताओ यहां से Q1 की वैल्यू 4πε0r बराबर है इंटू बी हो गया। सिमिलरली यहां बताइए अगर हमें यहां का पोटेंशियल लिखना है तो इस स्फीयर का भी पोटेंशियल सेंटर का, सरफेस का बी के बराबर कहा गया है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट, और ये होगा 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q2/r। तो बताओ Q2 की वैल्यू हो जाएगी 4πε0r इंटू बी। ये हो जाएगा हमारा Q2। तो जरा देखो Q1 बराबर क्या आ रहा है? Q2। आंसर होगा सेम चार्ज, दोनों पर सेम होगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए भाई। 15 नंबर सवाल पढ़िए। कह रहे हैं टू प्लेट्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज 10 वोल्ट। बताइए भाई, ऐसे दो प्लेट्स हैं, लार्ज प्लेट्स हैं, और ये दो लार्ज प्लेट के बीच का गैप जो D है, बताइए वो 1 सेंटीमीटर, और इनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये प्लेट नंबर 1 बोल दे रहे हैं, ये प्लेट नंबर 2। तो एक पे मान लो प्लस का Q है, सामने वाले पर माइनस का Q है। तो बताओ यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा वो E इंटू डी लिखा जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी। तो बताओ ये दिया गया 10 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, और डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻²। तो E की वैल्यू बताओ 10⁻³ वोल्ट पर मीटर बोलो या न्यूटन पर कूलाम बोलो, एक ही बात है।
और यहां बताओ फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस ऐसे फील्ड होता था। बल्कि हम तो ये चार्ज भी निकाल सकते हैं कि कितना चार्ज होगा। याद है फील्ड कितना होता था जब हम यहाँ टेस्ट चार्ज रखते थे, तो ये रिपेल करता था, ये अट्रैक्ट करता था, तो फील्ड बिटवीन द गैप जो एक्सप्रेशन आता था बताओ Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहां से Q भी निकाल सकते हैं क्योंकि E हमने निकाल लिया है। एरिया प्लेट का हमको आप दे दीजिए, हम आपको प्लेट पर चार्ज भी बता सकते हैं। आई थिंक क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पहले 16 नंबर। सिक्सटीन नंबर में कहा जा रहा है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 100 न्यूटन पर कूलम। The increase in the potential as one goes up through a height 50 सेंटीमीटर। बताओ यहां से A से अगर B जा रहे हैं और कितना जा रहे हैं हम 50 सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं बताओ A से B जाने पर कितना पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। यानी B का पोटेंशियल और A का पोटेंशियल, B का पोटेंशियल ज्यादा होगा, A का कम होगा। हमसे पूछ रहे हैं VB माइनस VA बताओ कितना होगा। तो याद है आपको कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो डाउन है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन है तो हाई पोटेंशियल होगा B का, लो पोटेंशियल होगा A का। तो मैंने लिखा देखो VB ग्रेटर देन VA, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। और अगर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता था तो उसे लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच का डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो 100 और डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर दो भाई, ये आ रहा 1/2, तो आंसर आएगा 50 वोल्ट। 50 वोल्ट। बोलो भाई। अब देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर जो 17 है बहुत ही आसान है। 17 नंबर बहुत ही आसान सवाल, पढ़ लीजिए। A test charge Q naught is moved without acceleration from A to C and cover the path ABC as shown in the figure. The potential difference between A and C। बहुत आसान। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पार्टिकल को A से C लेके गए हैं, A से C पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, और यहाँ पे कोई पॉइंट B भी कहा गया है ऐसे, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट A और C है। ये A है, ये C है। हमसे कह रहे हैं कि A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो पता है किसका हाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, राइट। तो पहले कौन पॉइंट मिला C, बाद में कौन मिला A, तो बताओ पोटेंशियल C का ज्यादा होगा। ये बीच का गैप D दिया गया है, तो बताओ यहाँ पोटेंशियल C का ग्रेटर देन पोटेंशियल A होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो C का पोटेंशियल ज्यादा, A का काम, तो BC माइनस VA बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच का डिस्टेंस D हो जाएगा। एकदम आसान। 18 नंबर क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं। 18 नंबर कह रहे हैं ए सिलेंडर ऑफ रेडियस R लेंथ L इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ एक सिलेंडर है जिसका रेडियस R है, लेंथ L है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल टू द सिलेंड्रिकल एक्सिस। द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय। ध्यान दीजिए, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमने एक सिलेंडर
हम क्लोज सिलेंडर मान रहे हैं, चलिए ऐसे एक सिलेंडर हमने ऐसे रख दिया, मतलब सिलेंडर का एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। तो देखो इस सिलेंडर में तीन हमारे जो तीन सरफेसेस हैं, हमसे कह रहे हैं टोटल फ्लक्स बताने को कहा गया है, तीन सरफेसेस हैं। तो आप ऐसे सोचो फाई टोटल, ये पहली सरफेस है, इसे 1 बोला, इसे 2 बोल रहे हैं, और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसे 3 बोल दे रहे हैं। तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। जरा पहले इन तीनों के एरिया वेक्टर समझिए। हमने क्या सिखाया था कि एरिया वेक्टर, अच्छा बताओ ये क्लोज सरफेस है, ऐसे क्लोज सरफेस है, हमने कहा जा रहा टोटल फ्लक्स बताना है सिलेंडर से। तो बताइए इसका एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे होगा A1। अच्छा देखो, या ए बोल दो इसको, चलो ए, इसका बताओ इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, लेकिन इसका आउटवर्ड ऐसे होगा ए। और तीसरी सरफेस जो है वो बेटा देखो ऐसे है, हमारा ये है तीसरा सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर रेडियली होगा, ऐसे ऐसे होगा इसका एरिया वेक्टर, ऐसे रेडियली आउटवर्ड ऐसे। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये बताओ एरिया वेक्टर इसका कर्व्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर है। तो बताओ पहले वाले के लिए फ्लक्स होता था E डॉट ए डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, एरिया लेफ्ट, तो बताओ ये आएगा माइनस का ई ए, क्योंकि ई ए कॉस 180 लिखा मैंने, कॉस 180 -1 हो गया। इधर आ जाओ, इधर ई और ए पैरेलल है, तो प्लस ई ए कॉस 01 हो गया। ये देखो 90 पे है, तो ये बना ई ए कॉस 90। बताओ ये कट गया और ये कॉस 90 जीरो होता तो टोटल फ्लक्स जीरो। और याद करो मैंने क्लास में आपको पढ़ाया भी था कि कोई भी क्लोज सरफेस अगर किसी फील्ड में रख दिया जाए तो फील्ड लाइंस उसको 2 बार 4 बार 6 बार अगर कट करती है, इवन नंबर टाइम्स अगर कट करती है, तो उस क्लोज सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स हमेशा क्या होता है, जीरो। कोई भी क्लोज सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस क्लोज सरफेस को 2 बार 4 बार 6 बार अगर ऐसे कट करता है, तो लिंक्ड फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस जीरो होता है। ये बात हमने आपको क्लास में पढ़ाई भी थी, नोट भी लिखवाया था। चलिए खैर 90 नंबर देखते हैं। नंबर देखिए, कह रहे हैं Q1, Q2, Q3 and Q4 आर पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट पॉइंट्स एज शोन इन फिगर देखते हैं। एस इज द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, आर इज रेडियस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ध्यान दीजिए जरा, ऐसे एक गॉसियन सरफेस है, ध्यान देना, ये गॉसियन सरफेस दिखाया गया है, यहां अंदर Q1 चार्ज है, यहां कोई Q2 चार्ज है, यहां कोई Q3 चार्ज है, और इसकी रेडियस है R, और Q4 चार्ज आउटसाइड है, और ये हमारा क्लोज सरफेस है, गॉसियन सरफेस दिस वन, और ये स्फेरिकल सरफेस दिखाया गया है ऐसे, ठीक है। ये स्फेरिकल सरफेस है, 3D सरफेस है, और Q4 चार्ज बाहर रखा है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो थोड़ा ऑप्शन में आपको करेक्शन करना पड़ेगा, पहले समझिए। याद करिए गॉस लॉ का जब हमने डेरिवेशन करा था, तो बताओ भाई ये Q1 पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 का जो फ्लक्स होगा φ1 वो होगा सरफेस इंटीग्रल E1 डॉट dA इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई, ये Q1 बताओ अंदर है, तो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो भाई φ2 बताओ कितना होगा, तो सरफेस इंटीग्रल E2 डॉट dA ये हो जाएगा बताओ Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
क्योंकि ये क्यू एन वाई एप्सिलॉन नॉट होता तो Q2 भी देखो अंदर है, अंदर वाला चार्ज। अब देखो फाई 3 तीसरे वाले चार्ज ये भी अंदर है, तो ये बताओ सरफेस इंटीग्रल E3 डॉट डी ए, ये टोटल फ्लक्स, और ये हो गया क्यू एन बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जरा बताओ जो Q4 है उसकी वजह से फ्लक्स फाई 4, तो सरफेस इंटीग्रल E4 डॉट डी E4 डॉट डी इज इक्वल टू बताओ भाई कितना हो जाएगा, तो ये होगा क्यू एन वाई एप्सिलॉन। बताओ ये Q4 बाहर है तो इससे जाने वाली कोई भी फील्ड लाइन 2 बार कट करेगी, और 2 बार कट करेगी तो फ्लक्स कितना होगा, 0, फ्लक्स 0, ये फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब देखिए भाई, तो अगर हम आपसे कहें कि इन सबको ऐड कर दें, अगर इन सबको अगर ऐड कर दें तो बताओ टोटल फ्लक्स फाई टोटल, तो ये बनेगा सरफेस इंटीग्रल E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 और डॉट डीए, ये बना टोटल फ्लक्स, और ये बराबर हुआ, सबको ऐड करो तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो देखो 0 ही है। तो बताओ ये रिजल्ट जो गॉस लॉ है वो क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस ई नेट, नेट फील्ड डॉट प्रोडक्ट डीए। ई नेट का मतलब है चाहे चार्ज अंदर का हो चाहे चार्ज बाहर का हो, सबकी वजह से मिलाकर के नेट फील्ड डॉट डीए, ये लिखा है टोटल फ्लक्स फाई टोटल, एंड दिस टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखो अंदर का चार्ज है क्यू एन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सही आंसर ये होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट डी ए बराबर Qn Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप पहले पार्ट में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट डी ए इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई, कोई डाउट? अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं। ट्वेंटी नंबर एकदम आइडेंटिकल है, 20 नंबर एकदम आइडेंटिकल है, मैं उसको समझा दे रहा हूं, एकदम इसी कॉन्सेप्ट पर है। ट्वेंटी नंबर कुछ ऐसा सवाल है बेटा, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 हमको यहाँ पे 5 पॉइंट चार्ज दिखाए गए हैं। ये एक गॉसियन सरफेस है, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो Q2 और Q4 है। बाहर में Q1, यहाँ पे Q5 और यहाँ है Q3। बाहर के चार्ज हैं Q3 Q1 और Q5, ठीक है। अंदर के चार्ज हैं Q2 एंड Q4। तो बताओ भाई क्या लिखेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट डॉट डी ए बराबर ई नेट बताओ ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉइंट्स पर, गॉसियन सरफेस पर, गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, नेट फील्ड की बात हो रही है, ड्यू टू ऑल चार्जेस, वो चार्जेस अंदर के हों चाहे बाहर के हों। लेकिन बताओ यहां लिखते थे क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बताओ भाई यहां क्यू इन में क्या आएगा, Q2 प्लस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ बाहर वाले जो चार्ज हैं इनकी वजह से इस गॉसियन सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स 0 होगा। क्यों 0 होगा समझो,
ये गॉसियन सरफेस है और ये चार्ज मान लो Q1 हम समझे, तो ये Q1 से कोई भी फील्ड लाइन लो ऐसे जा रही है, कितने बार कट कर रही है? 2 बार। तो जितना फ्लक्स इनकमिंग फ्लक्स होगा उतना ही लीविंग फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स 0। तो कोई भी चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अगर बाहर रखा है तो उससे आने वाली फील्ड लाइन 2 बार 4 बार 6 बार अगर कट करती है तो फ्लक्स 0। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि इस गॉस लॉ में जो लेफ्ट साइड E है वो ड्यू टू ऑल चार्जेस है, और जबकि राइट साइड में जो Q है वो Q इनसाइड है, जो कि Q2 एंड Q4 ओनली होगा। तो आंसर थर्ड में आप करेक्ट करिए, E on the LHS is above equation will have a contribution from all charges, while Q on the RHS will have a contribution from Q2 and Q4 only. Q2 and Q4 only। थर्ड ऑप्शन में आप सही करें, E on the LHS in the above equation will have a contribution from all charges, while Q on the RHS will have a contribution from Q2 plus Q4 only, जो अंदर के चार्ज हैं। तो गॉस लॉ में बताओ लेफ्ट साइड में जो E होता है वो E नेट फील्ड होता है ड्यू टू इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ चार्जेस, लेकिन बताओ Q बाई एप्सिलॉन नॉट में जो Q होता है वो इनसाइड होता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा, कह रहे हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ए स्फेरिकल बॉल। बताओ, ये पोटेंशियल लिखा है, सिंबल उन्होंने ऐसे साइन बनाया है, इसे हम लोग V लिख दे रहे हैं पोटेंशियल। ये है AR स्क्वायर प्लस B। कह रहे R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, A एंड B आर कांस्टेंट, देन चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल एज। हमें बताइए यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी बताने को कहा गया है। ठीक है भाई, तो बताओ सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये हमें पोटेंशियल का फंक्शन दिया बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा माइनस dV बाई dr। ठीक है, माइनस dV बाई dr। ठीक है, तो एक काम करो, यहां पे E बराबर माइनस dV बाई dr। ठीक है, चार्ज डेंसिटी इनसाइड दी बॉल पूछा है, नो प्रॉब्लम। तो ये बताओ कितना हुआ 2AR माइनस का। और याद करो, एक स्फेरिकल बॉल है, अगर ये अंदर पूरा चार्ज है, यहाँ हर जगह चार्ज है पूरे में, प्लस या माइनस जो भी है, इस सवाल में हो सकता माइनस आ जाए, मैं प्लस बना के दिखा रहा हूं। तो याद करिए आपने बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा है कि इसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पर अगर डेंसिटी ये रो मान लें हम, वॉल्यूम ये नॉन कंडक्टर है बेटा, चार्ज स्फेरिकल बॉल, तो ये बताओ नॉन कंडक्टर है, सॉलिड है ये बेटा। तो याद करो r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रटा हुआ है रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, और ये बताओ माइनस 2AR के बराबर हमें कह रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी रो बताना है, तो रो बराबर आ गया माइनस 6A एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर हो जाएगा बेटा, रो हो जाएगा माइनस 6A एप्सिलॉन नॉट। बताइए भाई, एनी डाउट? नोट करो बच्चों इसको। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, में हमसे कह रहे हैं टू इलेक्ट्रिक डाइपोल of moment P and 64P are placed in opposite direction।
तो देखो बेटा, एक डाइपोल ऐसे है, इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन राइट है, एक डाइपोल ऐसे है, इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेफ्ट है। 64p are placed in opposite direction on a line at a distance 25 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी, दो डाइपोल के सेंटर से सेंटर तक की दूरी, ये हमको दिया गया 25 सेंटीमीटर। The electric field will be zero at a point between the dipole whose distance from the dipole moment p। यहां से दूरी पूछी तो हमने मान लिया यहां से x दूरी पर, यहां कोई पॉइंट A है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है। तो बताओ ये दूरी कितनी होगी बेटे, ये होगी 25 माइनस एक्स। चलो भाई बताओ, डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आपको रटा हुआ है 1/4 2 p by r क्यूब। डायरेक्शन अलोंग द डाइपोल मोमेंट एक्सियल लाइन पे। तो बताओ यहां पर इसकी वजह से फील्ड इधर आएगा E1 और इसकी वजह से इधर आएगा फील्ड E2, और ये E1 E2 बताओ मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाए, डायरेक्शन में अपोजिट हो जाए, तो ए पॉइंट पे बताओ नेट फील्ड क्या जीरो आ जाएगा। तो मैं करने चला E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर, मैं मैग्नीट्यूड बराबर कर रहा हूं। तो बताओ इसकी वजह से यहां फील्ड E1 है, वो कितना होगा 1/4 2p बाई एक्स क्यूब, यही x निकालना है। और ये बताओ 1/4 2 इंटू 64p अपॉन 25 माइनस एक्स का क्यूब। हमको बताइए वो डिस्टेंस निकालनी है। तो ये नंबर देखो 1/4 2p कट गया, इधर बच रहा है 1/x क्यूब, इधर 4/25 माइनस एक्स का क्यूब। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लीजिए, अगर क्यूब रूट लेंगे तो ये 1/x, इधर बचेगा 4/25 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 माइनस एक्स बराबर 4x, 5x बराबर होगा 25, x हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आंसर आंसर क्वेश्चन नंबर 23। नंबर पढ़ लीजिए भाई। सवाल में कह रहे हैं टू इंसुलेटेड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई, मेटेलिक मतलब कंडक्टर, ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। देखिए भाई, एक की रेडियस है R1 जो कि 10 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है R2 जो कि 15 सेंटीमीटर। चार्ज टू ए पोटेंशियल 150 वोल्ट, इसका वोल्टेज है 150 वोल्ट, इसका वोल्टेज है 100 वोल्ट, आर कनेक्टेड बाय मीन ऑफ ए मेटेलिक वायर। व्हाट इज द चार्ज ऑन द फर्स्ट स्फीयर। कह रहे हैं अब हम इनको एक वायर से कनेक्शन दे दिया, तो बताओ इन पर कितना चार्ज होगा। तो जरा एक बात बताओ, एक अकेला कंडक्टर अपने आप में एक कैपेसिटर तो होता है, तो इसका जो चार्ज होगा बताओ Q1, जो पहले का चार्ज है, कितना था इस पे चार्ज, Q बराबर C1 इंटू बी। C1 देखो होगा 4πε0 R1, बोलो भाई, इंटू 150। R1 को चाहो तो हम लिख दें 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 इंटू 150, हालांकि 10 सेंटीमीटर में लिखा है, वैसे मीटर में लिखना चाहिए, चाहो तो और क्लियर लिख दें। लो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 150, ये हो गया हमारा Q1 पहले चार्ज। मतलब दूसरे वाले पे जो चार्ज होगा वो होगा C2 इंटू बी, तो ये हो जाएगा 4πε0 R2, R2 है 15 इंटू 10 टू द पावर -2 और इंटू 100। ठीक, ध्यान से देखिए। अब बताओ जब दोनों को हमने कनेक्शन दे दिया, इंटरकनेक्शन कर दिया, तो बताओ दोनों का पोटेंशियल बराबर, और पोटेंशियल बराबर तो याद करो चार्ज का बंटवारा रेडियस के रेशियो में। अगर इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, तो इस पे चार्ज अगर Q1, इस पे Q2 फाइनल। अब बताओ ये चार्ज का बंटवारा रेडियस के रेशियो में होगा। अब ये क्यों होगा ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई बार बता चुका हूं। ये बताओ R1 बाई R2, और R1 बाई R2 बताओ 2:3 है बेटा, 10/15 2:3।
यानी 2 हिस्से ऐसे मिलेंगे, 3 हिस्से मिलेंगे, तो टोटल हिस्सा 5। तो पहले टोटल चार्ज ऐड करो। तो मैं करने चला पहले टोटल चार्ज ऐड। हमको चार्ज पूछा है पहले वाले स्फीयर यानी Q1 निकालना, कैपिटल Q1। ये चार्ज इंटरकनेक्शन के बाद का चार्ज है। यार ये बात क्लियर है ना कि चार्ज का बंटवारा रेडियस के रेशियो में होता है, क्योंकि पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q/r, और पोटेंशियल बराबर करोगे तो V1/V2 R1/R2। तो देखो भाई Q1/Q2 R1/R2। अब देखिए यहां पे टोटल चार्ज बताओ कितना था, Q टोटल। तो आप कहेंगे Q1 प्लस Q2, दोनों को ऐड कर दो। तो इन दोनों को जरा ऐड करो। पूरे से मैं देख रहा हूं 4πε0 बाहर, बल्कि 10⁻⁻2 भी बाहर। यहां बच रहा देखो 1500, यहां बच रहा 1500, तो ऐड होके ये हुआ 3000। देख लो भाई, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए भाई, तो हमें इसका जो Q1 है बताओ 2:3 में बंटना है। तो 2 हिस्से से 3 हिस्से से, यानी 2 हिस्से का मतलब, वो 3 हिस्से का मतलब 5 हिस्सा करो। तो बताओ इसमें हम पहले Q टोटल में 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हिस्से मिल जाएंगे। तो Q टोटल देखो 4πε0 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 3000 बाई 5 इंटू 2, ये आया कूलाम में। Q1 चलो वैल्यू रख दे रहा हूं मैं। कूलाम में 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती थी। तो 4πε0 की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻2 इंटू 3 इंटू 10⁻3 इंटू 2/5। जरा कैलकुलेशन पर ध्यान दें। तो ये बताओ कितना हुआ, 10⁻⁻1। तो ये हुआ 1/, और 3 से काट दो ये 3, तो 3 इंटू 10⁻9, ये 10⁻1, देख लो 10⁻1, और ये बताओ यहां बच रहा है 2/5। 5 से जाओ तो ये काट दो, 5 से ये 10 भी काट दो, ये काट दो, तो इधर बच रहा है 4/3 इंटू 10⁻9, ये आ रहा है। ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ये आ रहा है कूलाम में, लेकिन आंसर देखो ESU में दिया है। तो हम आपको बता दें कि एक कूलाम में 3 इंटू 10⁻9 ESU। तो बताइए ये भी चार्ज का यूनिट है। तो हम यहां पर Q1 को एक कूलाम में 3 इंटू 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/3 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻9, ये पूरा नंबर कैंसिल, आंसर आएगा 4 ESU आंसर। किसी के मन में अगर ये डाउट हो कि ये रेडियस के रेशियो में कैसे, तो हम करके दिखा दे रहे हैं भाई। कनेक्शन के बाद पोटेंशियल बराबर, तो ये 1/4πε0 Q1/R1 बराबर 1/4πε0 Q2/R2। तो यहां से आप देखेंगे कि Q1/Q2 की वैल्यू R1/R2 के बराबर ये आएगा। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लो बेटा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लोग 24 पे जा रहे हैं। चलिए, मुझे लग रहा है आपने कर लिया है। देखिए
ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 24 में 24 में हमसे कह रहे हैं द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल बी विद डिस्टेंस x फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट changes as shown in figure. Electric field strength between x equal to 0.1 and x equal to 0.3. तो देखो भाई ये पोटेंशियल का ग्राफ दिया उन्होंने, पोटेंशियल वर्सेस x, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया गया है। यहां पे लिखा है 0.1 और 0.1 के लिए यहां लिखा 3 वोल्ट। देख लो यार, यहां लिखा है 0.3, इसके सामने यहां लिखा है 1 वोल्ट। हमसे कह रहे हैं कि आप जो है 0.1 से 0.3 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो देखो यहां हाई पोटेंशियल है, यहां लो पोटेंशियल है, ऐसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट आ रहा है तो ये प्लस का आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो बताओ प्लस का मतलब फील्ड राइट साइड। तो ये देखो फील्ड राइट आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट है, यहां का पोटेंशियल 1 वोल्ट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। खैर आपने पढ़ा था E बराबर माइनस डीवी बाई डी एक्स। तो माइनस डीवी बाई डी एक्स को हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ। अब जरा बताइए, तो E बराबर माइनस बार स्लोप बताओ, चलो इसका स्लोप, इसका स्लोप हम ऐसे लेंगे, ये टेन थीटा लिया जाएगा, ये एंटी क्लॉक एंगल, तो हमको लिखना चाहिए टेन थीटा। लेकिन टेन थीटा का नहीं निकाल पा रहे हो तो आप क्लॉकवाइज एंगल का टेन अल्फा ले लो, लेकिन बाहर माइनस, तो माइनस तो है ही पहले बाहर फॉर्मूला में, अंदर माइनस टेन अल्फा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का, और टेन अल्फा की वैल्यू इसे ट्रायंगल में देखो जरा, 3 माइनस 1 2 अपॉन 0.2, तो ये आया 2 अपॉन 0.2, आंसर आया प्लस का 10 वोल्ट पर मीटर। आंसर 10 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो बेटा, 25 में कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब। एक्सरे मैंने पढ़ाया था, हम इलेक्ट्रॉन को बताइए जब फिलामेंट को गर्म करते थे और इलेक्ट्रॉन को थर्माइनिक एमिशन से इजेक्ट कराते थे, फिर हम क्या करते थे, जो कैथोड और एनोड होता, जो टारगेट होता था, उनके बीच में किलो वोल्ट ऑर्डर का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते थे, ताकि वो इलेक्ट्रॉन हाई काइनेटिक एनर्जी लेकर के टारगेट एटम को हिट करें। तो ऐसा करने के लिए आपने जो पोटेंशियल लिया है वो 5 किलो वोल्ट लिया है इस सवाल में। कह रहे करंट थ्रू इट, एक्सरे ट्यूब में जो करंट देखने को मिल रहा है 3.2 मिली एम्पियर। कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकेंड। तो बताओ करंट क्या होता है? करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, और क्यू क्या होता है? एन ई, क्यू बराबर है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में चार्ज फ्लो हो रहा है। तो मान लो एन इलेक्ट्रॉन टोटल जा रहे हैं, तो डी एन बाई डी टी इज द इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो बताओ 3.2 मिली एम्पियर, 10 की पावर -3, ये हुआ एम्पियर। डी एन बाई डी टी ये हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड इंटू ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। देख लो बेटा, तो यहां से बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ये हमें निकालना है, इसको डिवाइड करो तो ये आया 2 और ये आया 10 की पावर 16। आंसर देख लीजिए भाई, कोई डाउट? 26।
क्वेश्चन नंबर 26 देखो बेटा, 26 में कह रहे हैं an electric field is given by E vector y I कैप x j कैप। याद करो वर्क पावर एनर्जी में ऐसा फंक्शन हमने पढ़ा था। द वर्क डन मूविंग ए 1 कूलाम चार्ज, क्यू है देखो 1 कूलाम, फ्रॉम आर ए 2i प्लस 2j से आर बी तक 4i प्लस 2j तक। इस फील्ड की वजह से, इस फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हम यहां से यहां तक पार्टिकल को लेके जा रहे हैं। करने के कई तरीके बेटा, पहले कॉमन सेंस से अगर हम करें, देखिए जरा समझते हैं। ये पॉइंट कहां होगा, एक्स वाई प्लेन में। 2,2 यहां से 2 और इधर 2, तो ये यहां कहीं होगा 2,2, ये हो गया ए। 4,2 यहां कहीं होगा यार, यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा 4,2। यानी पार्टिकल को हम किसके अलोंग लेके गए, एक्स के अलोंग लेके गए हैं। ये ध्यान देना। फोर्स कैसे लग रहा होगा, एफ बराबर क्यू ई, Q1 है तो E के बराबर, और ये है वाई आई प्लस एक्स जे। ध्यान देना, वाई आई तो फोर्स ऐसे लग रहा है इधर की तरफ वाई आई कैप, और इधर की तरफ एक्स जे कैप ऊपर की तरफ। तो देखो ऐसे हम इधर दिखा दें, ऐसे कोई फोर्स है, ये है वाई आई कैप और इधर एक्स जे कैप, ऐसे फोर्स लग रहा है। तो ध्यान देना, हम पार्टिकल को जब इस रास्ते पे लेके जा रहे हैं तो पहले इस फोर्स को देखो। ये फोर्स लगातार ऐसे लगता रहा, ऐसे ऐसे लगता रहा, जो कि बाई कंपोनेंट है, एक्स जे कैप बाई कंपोनेंट। तो वर्क डन बाई दिस कंपोनेंट 0, इसने कोई वर्क नहीं करा, क्योंकि ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है। अब आ जाओ इधर वाई आई कैप, तो बताओ यहां का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 2, तो यहां 2 रख दो, क्योंकि यहां से यहां तक जाते समय जो y है वो कांस्टेंट है 2i कैप। तो बताओ w बाई एक्स कॉम्पोनेंट, तो ये हुआ 2i कैप, और डिस्प्लेसमेंट बताओ यहां से यहां 2 ही तो है, तो फोर्स 2 डिस्प्लेसमेंट 2, आंसर 4 जूल। तो इसका आंसर 4 जूल हो गया, आंसर हो गया 4 जूल बेटा। हमने क्या करा, यहां से देखो यहां तक y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तो वाई आई कैप में y की जगह 2 रख दिया, तो 2i कैप। और बताओ फोर्स है 2i कैप और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी राइट लग रहा है, शिफ्टिंग भी राइट है, वर्क पॉजिटिव, 4 जूल आंसर। या इसी सवाल को तुम ऐसे करते, याद करो वर्क पावर एनर्जी में हमने कहा था कभी भी वेरिएबल फोर्स आए तो आप पहले एफ डॉट डी आर लिखा करिए। वेरिएबल फोर्स का वर्क लिखते समय मैंने कहा था आप एफ डॉट डी आर लिखिए। ये तो हमने पिक्चर से कर दिया, डायग्राम से कर दिया, उसे फील कर लिया कि कौन सा फोर्स किधर लग रहा है। तो देखो ये वाला जो कंपोनेंट था एक्स जे कैप, इसने 0 वर्क किया, क्योंकि पार्टिकल ए से भी ऐसे गया है। अब देखो एफ डॉट डी आर, तो याद करो एफ कितना दिया गया, वाई आई कैप एक्स जे कैप, डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई डी वाई जे, और ये बताओ हमें निकालना है वर्क डन। तो देखो भाई या वाई डी एक्स, डॉट प्रोडक्ट ओपन करो, आई का आई से, जे का जे से, प्लस एक्स डी वाई, तो याद करो इसे बोलते थे डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज नोन एज डी एक्स वाई। तो डब्ल्यू इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स वाई, लिमिट बताओ ए कहां से कहां था, 2,2 से, y बताओ 4,2, बताओ डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन, तो w बराबर एक्स वाई होता है, डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई होता है। वर्क पावर एनर्जी में ये आर्टिकल कराया है मैंने।
और ये देखो बेटा 2,2 से 4,2 तक, पहले अपर लिमिट x की जगह 4, y की जगह 2 माइनस 2 इंटू 2, 8 में से 4 गया, आंसर 4 जूल। देखो वही आंसर आ रहा है, चाहे जैसे करिए, आपकी चॉइस, चाहे जैसे करिए। नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 28। ध्यान दीजिए, ट्वेंटी 29 नंबर कैंसिल कर दीजिए आप, क्वेश्चन 29 नंबर कैंसिल कर दो बेटा, सॉरी 27 कैंसिल कर दीजिए, 27 कैंसिल कर दीजिए, 28 देखिए, 27 में कुछ गड़बड़ी है, उसे आप कैंसिल कर दीजिए। 28 देखिए, n small drops of same size are charged to B volt. If they collapsed to form a single large drop, then its potential will be, ध्यान दीजिए, n ड्रॉप है ऐसे, सबकी रेडियस r है, ये r रेडियस के ऐसे n ड्रॉप्स थे, ठीक है, ऐसे n ड्रॉप्स थे, सबका पोटेंशियल B वोल्ट है, तो एक का चार्ज कितना, Q बराबर CB, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू बी, ये एक का चार्ज आया, ठीक है। तो ये सब कोलैप्स करके एक ड्रॉप बना गए, मान लो कैपिटल R, इसका जो चार्ज हो जाएगा वो बताओ NQ हो जाएगा, क्योंकि एक पे चार्ज Q है तो टोटल चार्ज NQ, तो ये हो जाएगा N टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू बी, ये टोटल चार्ज। लेकिन पहले R निकालो, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन, तो इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम, तो बताओ n इंटू 4/3 पाई R क्यूब, एक अकेला बबल 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, तो कैपिटल R की वैल्यू n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, यहां पे हम रखेंगे। तो हमको क्या निकालना, पोटेंशियल। अब इसका पोटेंशियल देखो बेटा, मैं निकालने जा रहा हूं, तो पोटेंशियल इसका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल R, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू की जगह n इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी अपॉन कैपिटल R, और कैपिटल R की जगह n की पावर 1/3 स्मॉल r, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कैंसिल, आंसर एन बी अपॉन n पावर 1/3, ये आ रहा है नया पोटेंशियल बी डैश, इसको बी डैश कह दे रहे हैं, तो बी डैश बराबर n पावर 2/3 इंटू बी, ये आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया, लास्ट आंसर हो जाएगा। समझ लीजिए कैसे करा है मैंने। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29, ट्वेंटी नाइन नंबर में कह रहे हैं, इन ए रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिया है 3D में, 8 आई कैप, x के लॉन्ग 8 न्यूटन पर कूलम, y के लॉन्ग 4 न्यूटन पर कूलम और z के लॉन्ग 3 न्यूटन पर कूलम। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 100 न्यूटन इन xy प्लेन, तो बताओ xy प्लेन में क्या रहा, 100 न्यूटन का एरिया है, 100 यूनिट का एरिया है, 100 यूनिट एरिया XY प्लेन में, हमसे कह रहे हैं उससे फ्लक्स बताना है, उससे फ्लक्स बताना है, तो ध्यान दीजिए ऐसे, तो बताओ ये XY प्लेन में, तो इसका नॉर्मल Z हो गया, ध्यान देना, अगर ये XY प्लेन है तो ये देखो X है, इसे मैं Y मान रहा हूं, ठीक, नॉर्मल Z, तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये
ये एक्स वाई, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगे, इसके प्लेन में होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। तो जो फ्लक्स आएगा इस प्लेन में वो इस फील्ड की वजह से आएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे आएगा। और वो फ्लक्स आएगा फाई टोटल ई परपेंडिकुलर इनटू एरिया। बोलो भाई, तो बताओ फाई ई पैरेलल की वजह से जीरो हो जाएगा, पैरेलल की वजह से जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वजह से आएगा। तो ये देखो 3 इंटू एरिया, बताओ इस प्लेन का एरिया कितना होगा, हमको ये निकालना है। तो इस प्लेन का जो एरिया है वो बताओ सवाल में कितना दिया, 100 यूनिट। तो देखो हम लिखने चले ई परपेंडिकुलर इनटू एरिया। तो ये बताओ ई परपेंडिकुलर हमारा 3, एरिया 100, आंसर होगा 300 यूनिट, आंसर बेटा 300 यूनिट। पैरेलल कंपोनेंट की वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा, क्योंकि वो फील्ड लाइन प्लेन को रगड़ रही होंगी, प्लेन को पेनिट्रेट नहीं कर रही होंगी। फ्लक्स उसी फील्ड लाइन की वजह से आता है जो प्लेन को इंटरसेक्ट करे, कट करे, पेनिट्रेट करे, राइट। तो बेटा एक क्लास में इसमें और लूंगा रिवीजन में, अभी कुछ सवाल बचे हैं, उसके बाद अगला असाइनमेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी का मिल जाएगा, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग सरफेस टेंशन आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और एक क्लास में इसमें और लेके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर दूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाएगा अगली क्लास में। वो असाइनमेंट तैयार हो रहा है और हम कल सरफेस टेंशन पढ़ते हैं, ठीक है। आप रेगुलर रहिए, पूरा बे मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, पूरा एकदम एक एक लेक्चर देखिए सीक्वेंस में, राइट। सवाल आएंगे इन दोनों चैप्टर से। तो आज मैं यही रोकता हूँ, ओके बेटे।